अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने कहा था हम इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में वो अक्सर पूछता है। तो हमने चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया था। उसका पहला लेक्चर या पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्कस किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था सिंपल मैकेनिज्म या सिंपल एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ मास एक्शन, और सेकेंड में हमने कहा था कि जनरल एक्सप्रेशन क्या थी रिवर्सिबल रिएक्शन की। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है, उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स से दरख्वास्त करता हूं कि जो न्यू स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे क्लेरिफाई हो जाए और वो पेपरों में अच्छे नंबर ले सकें। और स्टूडेंट्स हमने कहा था कि हम जिस तरह लिखेंगे, अगर आप भी इसी तरह पेपर में इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे नंबरों से कामयाबी मिलेगी। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले उसमें जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल टू ईच अदर, दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स इक्वल होंगे लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्ट करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं सी डी में। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। दोनों का रेट आपस में इक्वल तो है लेकिन दोनों की जो सिमत है, जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक मेन प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास जो सिस्टम होगा वो क्लोज सिस्टम होना चाहिए। अगर हमने इक्विलिब्रियम फॉर्म लेके आनी है ना इस रिएक्शन की, तो वो क्या होगा? सिस्टम हमारा क्लोज होगा। क्लोज सिस्टम का मतलब ये नहीं कि इसको बंद डब्बे में हमने करवाना है। इसका मतलब ये है कि आपने एक दफा जितने रिएक्टेंट ले लिए उसमें ना आप और ऐड करेंगे ना उसमें से रिमूव करेंगे। इट मींस कि एट इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम, कि आपका जो सिस्टम है वो क्लोज होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, कि जो रिएक्शन हो रहा है अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो ही इक्विलिब्रियम फॉर्म में आएगा और फिर वो इक्विलिब्रियम फॉर्म से वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जाएगा। इट मींस कि अगर आपका रिएक्शन ही स्टॉप हो चुका है तो वो रिएक्शन ही रुक चुका है, वो ना फॉरवर्ड जा रहा है ना रिवर्स जा रहा है, उसमें इक्विलिब्रियम फॉर्म भी नहीं आएगी, तो उसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज भी नहीं बनेगी। इसलिए जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, के रिएक्शन रुकना नहीं चाहिए। देखिए इसमें वो एक्सप्लेन करते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस इन सेम रेट, कि जितना फॉरवर्ड हो रहा है उतना ही रिवर्स होगा। इक्विलिब्रियम आ चुकी है लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका जो रिएक्शन है वो स्टॉप भी नहीं होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड भी हो रहा है, रेट ऑफ रिवर्स भी हो रहा है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम एक्सप्लेन करते हैं कांस्टेंट कंसंट्रेशन या अमाउंट। कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स क्या होती है? कि कंसंट्रेशन होती है कि आप कितने रिएक्टेंट ले रहे हैं और उनको मिक्स करके न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल चाय बनाते हैं, उसमें कितनी अमाउंट में हम शुगर ऐड करते हैं, कितनी अमाउंट में पत्ती को ऐड करते हैं, कितनी अमाउंट में दूध को ऐड करते हैं, तो वो जो है वो उन सारी की अमाउंट है मीन कि वो कितनी मिकदार में आप उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, उसको हम अमाउंट का नाम देते हैं या कंसंट्रेशन का नाम देते हैं। तो कहते हैं कांस्टेंट कंसंट्रेशन, के आपने जो कंसंट्रेशन ली है ना वो कांस्टेंट होनी चाहिए। इट मींस कि अगर आपने इक्विलिब्रियम स्टेज लेके आनी है तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, मीन सेम रहनी चाहिए, उसको चेंज नहीं करना होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? ए बी रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट हो रहे हैं सी और डी में। तो देखिए हमने कहा कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नॉट चेंज, लाइक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी नहीं चेंज होनी चाहिए, कि उसका जो कलर है वो कलर उतना ही रहेगा। इट मींस कि ये क्या है? हमारे पास रिएक्टेंट तो है, वो फॉरवर्ड भी जा रहा है रिवर्स भी जा रहा है, लेकिन उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट ही रहती है। तो उस तरह के रिएक्शन को हम नाम देते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, और ये इसकी है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ये है कि नॉट स्पेसिफिक अवे। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर आपने
रिएक्टेंट लिए तो वो प्रोडक्ट में जाएगा तो ही इक्विलिब्रियम स्टेज आएगी। अब सपोज करें आपको प्रोडक्ट दे दिए जाते हैं, आपसे आ जाए कि इसको रिएक्टेंट में कन्वर्ट करें और आपने बताना है कि इक्विलिब्रियम स्टेज आती है या नहीं आती, तो आपके ज़हन में ये नहीं होना चाहिए कि अगर वो रिएक्टेंट देता है तो ही वो इक्विलिब्रियम स्टेज आनी थी। नहीं, अगर आप रिएक्टेंट दे रहे हो आपको तो आप उसी से प्रोडक्ट में जाएंगे, दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम कायम होगा। जब इक्विलिब्रियम कायम होगा तो वहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म भी आ जाएगी। इसलिए अगर वो प्रोडक्ट देते हैं तो वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाएगा, फिर रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट में जाएगा। जब दोनों का रेट आपस में इक्वल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से, रेट इक्वल होने की वजह से इसको हम नाम दे देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का। देखिए आपके पास फाइनली क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बट दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट दे दिए जाएं या रिएक्टेंट दे दिए जाएं, हम इक्विलिब्रियम फॉर्म दोनों से ही अचीव कर सकते हैं। लास्ट में है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब। अगर सपोज करें हम रिएक्शन करवा रहे थे, ए का रिएक्शन करवाया प्लस बी के साथ और वो कन्वर्ट हो गया सी प्लस डी में। अब क्या करना है, हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना है। जो ए कंसेंट्रेशन ली वो मैंने 10 मोल है, जो बी कंसेंट्रेशन ली वो भी 10 मोल है। अब प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होंगे, टोटल इनकी कंसेंट्रेशन कितनी हो गई, 20 मोल। और जब वो प्रोडक्ट में जाएगा, सपोज करें 5 मोल ये बन चुका है, 5 मोल ये बन चुका है। अब क्या होगा, यहां पर 10 मोल बाकी रह गया। अब यहां से देखें, रिएक्शन ने क्या होना है, फॉरवर्ड भी जाना है, रिएक्शन ने रिवर्स भी जाना है, लेकिन दोनों में जो कंसंट्रेशन है वो टोटल सेम ही रहेगी। रिएक्टेंट 20 है तो प्रोडक्ट में अगर वो 10 कन्वर्ट हो चुके हैं तो बाकी कितने बचेंगे, यहां पर 10 मोल। इट मीन्स कि अब यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेज आ चुकी है कि जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, अगर इधर 11 है तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, वही 1 वापस आएगा और इधर जो 9 वैल्यू थी फिर वो 10 होगी, यहां पर भी 10 रहेगा। तो इस तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड भी जा रहा है, रेट ऑफ रिवर्स भी जा रहा है, लेकिन उनकी जो अमाउंट है वो सेम रह रही है, उसमें कमी नहीं हो रही। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम फॉर्म तो आ गई। लेकिन कहते हैं कि अगर आप डिस्टर्ब करते हैं, मीन के मैं रिएक्टेंट इनमें से 2 कम कर देता हूं, यहां से क्या हो गए 8 बाकी रह गए, 8 मैंने क्या किया यहां से निकाल दिए। अब क्या होगा, रिएक्शन जो है वो रिवर्स तेजी से आएगा। क्यों, इधर जो कंसंट्रेशन अमाउंट है वो 10 हो चुकी है, इधर जो कंसंट्रेशन अमाउंट है वो 8 है, वो कम होगी। इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, 1 मोल ये और इधर भेजेगा तो दोनों में जो कंसंट्रेशन है वो 9:9 हो जाएगी। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी तो दोबारा हम इसमें इक्विलिब्रियम फॉर्म को अटेन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर आप इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे और इन पॉइंट्स को हेडिंग के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो पेपर में चेक करने वाला होगा वो आपको अच्छे नंबर देगा। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे न्यू व्यूअर्स है, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो वो जल्द से जल्द देख सके।